अस्सलाम वालेकुम। आज जो चीज़ हम देखने जाएंगे दैट इज़ मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर क्या चीज़ है? मल्टीप्लेक्सर या मक्स वो डिवाइस होती है जो हम यूज़ करते हैं सेलेक्ट करने के लिए नंबर ऑफ़ इनपुट्स में से कोई एक आउटपुट जो हमारी आउटपुट में शो होगी। आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास अगर हम सेलेक्ट करें यूजिंग सेलेक्टर स्विच, अगर हम I0 को सिलेक्ट करते हैं तो जब हम सिलेक्टर स्विच के थ्रू I0 को सिलेक्शन देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो I0 है ये हमें आउटपुट में नज़र आएगी। और अगर हम यही सिलेक्शन जो है वो I1 के लिए देंगे तो फिर हमें ये वाली I0 जो है वो आउटपुट में नज़र आएगी। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 2 into 1 की, सो दैट मीन्स के हमारे पास दो इनपुट्स अवेलेबल हैं। उनमें से आउटपुट में हमें कौन सी मिलेगी, वो इनमें से कोई एक होगी जिसको हम सिलेक्शन देंगे। ये एज अ सेलेक्टर स्विच के तौर पे काम करता है और हमारी इनपुट जो है वो एनालॉग भी हो सकती है और डिजिटल भी हो सकती है। अब जो है हम कंडीशनली इसको अलाउ करते हैं। कंडीशनली से मुराद ये है कि हम स्विचिंग देते हैं कि हमने किस इनपुट को जो है वो आउटपुट में जो है वो आने देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये दो इनपुट हैं। और जिस तरह हम मास्किंग देखते हैं कि मास्किंग के अंदर हमारे पास अगर एक वैल्यू जो है हमने एज ए मास्क रेडी किया हुआ हो, और जिसमें एंड गेट के केस के अंदर हम अगर जो है स्विच के थ्रू यहाँ पे हम ऑलरेडी एक 1 दे दें तो हमारे पास जो भी इनपुट की वैल्यू होगी वही हमारे पास आउटपुट में डिक्लेयर होना शुरू होगी। और अगर हम यहाँ पे मास्किंग को जो स्विच से आ रही वैल्यू अगर हम उसको ज़ीरो दे देंगे तो वट एवर द रिज़ल्ट इज़ कमिंग फ्रॉम I1 ये हमें आउटपुट पर नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने मास्किंग के थ्रू जो है वो इस गेट को डिसेबल कर दिया है और इस गेट को इनेबल कर दिया है। तो इस तरह हम जिसको भी इनेबल करेंगे सिर्फ उसकी आउटपुट जो है या उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमें आउटपुट वाई पे नज़र आएंगी। इसी तरह अगर हम देखें कि हमारे पास चार वैल्यूज़ मौजूद हों या चार हमारे पास इनपुट्स मौजूद हों तो इनमें से कोई एक वैल्यू हमारे पास आउटपुट में शो होगी जिसको हम कहेंगे 4 into 1। तो हमें ये मालूम है कि अगर हमारे पास चार कॉम्बिनेशंस हों, क्योंकि हमने किसी एक को एट अ टाइम ओके करना है फॉर आउटपुट, तो डेफिनेटली अगर चार हमारे पास इनपुट्स अवेलेबल हो रही हैं एट आवर इनपुट साइड तो हमें इनको कंट्रोल करने के लिए चार कॉम्बिनेशंस चाहिए। चार स्विचिंग सर्किट के। तो ये जो चार कॉम्बिनेशन हमें चाहिए उसके लिए हमें मालूम है कि 2 इज़ इक्वल टू 4। हमें चूँकि चार कॉम्बिनेशंस चाहिए तो हम दो इनपुट का इस्तेमाल करेंगे और उससे हमारे पास जो स्विचिंग सर्किट है उसके कॉम्बिनेशन हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। हम जो भी एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे उसके ऊपर हमारी एक इनपुट जो है वो आउटपुट पे हमें मिलना शुरू हो जाएगी। ये तरीक़ेकार है जो हम अप्लाई करेंगे फॉर 4 into 1। इसी तरह अगर हम इसको मज़ीद बढ़ाना चाहें 8 into 1 करना चाहें तो हमें चूँकि हमारी 8 इनपुट्स होंगी तो उसके लिए हमें जो स्विचिंग सर्किट या स्विचिंग वैल्यूज़ रिक्वायर्ड होंगी वो हमें तीन जो है वो स्विचिंग रिक्वायर्ड होंगी, यानी S0 S1 एंड S2। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें ये क्वाड्रेपलर 2 into 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर है। इसके अंदर बेसिकली दो ही इनपुट्स हैं, एक है A और दूसरी है B, लेकिन दोनों जो हैं वो चार चार बिट पर मुश्तमिल हैं। जिस तरह हमारा 2 into 1 है इसी तरह आपका क्वाड्रेपलर भी उसी तरीके से काम करेगा। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि आपकी जो सिलेक्शन पिन है अगर आपने 1 दिया है एस के ऊपर तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये इन्वर्टर लगा हुआ है तो ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी और यहाँ पे वैल्यू 1 आ जाएगी। ये जो 1 आपके पास आया है ये इन तमाम बी की वैल्यूज़ को रिसीव हो जाएगा और ये जो ज़ीरो है ये तमाम ए की वैल्यूज़ को रिसीव हो जाएगा। इस तरह हमारे चार की चार वैल्यूज़ जो हैं वो ए की डिसेबल्ड हो जाएंगी और बी की ओके हो जाएंगी और ये चारों वैल्यूज़ जो हैं हमें आउटपुट में शो होना शुरू हो जाएंगी। इस तरीके से आप 4 into 1 क्वाड्रेपलर जो है मल्टीप्लेक्सर वो भी बना सकते हैं।
और इसी तरह अगर आपको मज़ीद इसको एक्सटेंड करना हो, 4 की जगह आपने 8 बिट पर मुश्तमिल या 16 बिट पर मुश्तमिल आपकी इनपुट्स हों, तो उसको भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं। इसीलिए एक छोटा सा आप डिज़ाइन करके देखें कि आपके पास अगर 8x1 मक्स आपने बनाना हो और आपके पास 4x1 मौजूद हो मल्टीप्लेक्सर, और 2x1, तो इन दोनों को यूज़ करते हुए आप 8x1 का मक्स का डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं। सो टेक इट एज एन असाइनमेंट और इसको आप फुलफ़िल करके देखें। अच्छा, हमारे पास जो मल्टीप्लेक्सर है इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट मॉड्यूल। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास n नंबर जो है वो जो भी हो, लेट्स से हमारे पास यहाँ पे n जो है वैल्यू इनपुट की वो है इज़ इक्वल टू 3, तो हमारे पास जो हम मक्स यूज़ करेंगे वो n-1 का यूज़ करेंगे। सो दैट मीन्स कि हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगे दैट इज़ 2 रेज़्ड पावर n जो है वो तो बनता है 8, लेकिन यहाँ पे जो हम मक्स यूज़ करेंगे वो 2 रेज़्ड पावर n-1 का है, तो आपकी n की वैल्यू बन जाती है 2 विच इज़ इक्वल टू 4। सो आप 4x1 का जो है वो मक्स यूज़ करेंगे और आप अपना कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है उसकी आउटपुट जो है आपको मिल सकती है। कैसे, अब हम वो देखते हैं। अब हमारे पास चूँकि 2 इनपुट वाला हम यूज़ कर रहे हैं, या जिसको कहते हैं 4x1 का मक्स यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि 3 इनपुट्स में से 2 इनपुट्स जो हैं वो हमारे पास एज ए सेलेक्टर स्विच यूज़ हो रही हैं, जबकि जो तीसरी आपके पास वैल्यू बचती है इनपुट की, उससे हम अपना जो है फंक्शन को जो है वो डिस्क्राइब कर रहे होंगे। किस तरीके से, आप देखें एक्स और वाई को आपने ऑलरेडी डिफाइन कर लिया है, तो जो आपका ट्रूथ टेबल है उसको आप दो दो के कॉम्बिनेशंस में डिवाइड कर लें। जब आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि यहाँ पे जिस तरह सपोज फंक्शन है, हम z को जो है वो हमने यूटिलाइज करना है अपनी इन कॉम्बिनेशन वैल्यूज़ के ऊपर, जो हमारी बेसिकली इनपुट्स हैं 4x1 के मक्स की। सो आपको जो रीजन 1 है विच इज़ 0, देन 1, 2 और 3, तो 0 रीजन के अंदर आपको नज़र आएगा कि जो वैल्यू आपकी z की है, ये आपकी z की वैल्यू है, वही आपकी बेसिकली f की वैल्यू है। सो आप अगर इसके ऊपर बिट 0 के ऊपर z को एज इट इज़ अप्लाई कर दें, तो जो भी वैल्यू z की होगी वही आपको आउटपुट में मिल जाएगी। इसी तरह, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों सेम है, सो आपने इसलिए इनको रीजन को डिफाइन कर लिया है। दूसरे रीजन के अंदर भी आपको नज़र आ रहा है कि x और y की वैल्यू सेम है। यहाँ पे अगर आप चीज़ नोटिस करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि आपकी जो वैल्यू z की है उसकी ऑपोजिट वैल्यू आपकी f की है। सो ये आपकी जो भी z की वैल्यू होगी उसकी कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू जो है वो आपको f पे मिल रही है। सो इन दैट केस आप क्या करेंगे, आप z बार को अप्लाई कर देंगे जो है रीजन 1 के ऊपर। इसी तरह अगर आप चीज़ नोटिस करें कि आपकी वैल्यू z की जो मर्ज़ी हो इन योर थर्ड एरिया, वट एवर द वैल्यू ऑफ योर z इज़, आपकी आउटपुट वैल्यू जो है वो ज़ीरो ही आ रही है। सो आपने क्या किया है, आपने जो कॉम्बिनेशन 2 या इनपुट 2 है उसको आपने ज़ीरो पे डिक्लेयर कर दिया है, यानी इसके ऊपर आप कोई भी वैल्यू इनपुट पर नहीं दे रहे। इसी तरह आपको नज़र आएगा कि रीजन 4 के अंदर आपके पास वैल्यू 0 और 1 तो मौजूद है z की, लेकिन आपकी आउटपुट जो है वो 1 ही है। सो आप इस 3 कॉम्बिनेशन के ऊपर जो है वो परमानेंटली उसको हाई कर देंगे। सो अगर आप ये काम करते हैं तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका ये मक्स जो है वो एक कॉम्बिनेशनल सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। अच्छा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपके पास 4x1 हमारे पास मल्टीप्लेक्सर मौजूद हो, तो उस केस में
आप ये देख सकते हैं कि चूँकि हमने बात की n-1 की, तो हमारे पास तीन वैल्यू की जो हमारे पास अवेलेबल होगी 3, तो सो 2⁻³ इज़ इक्वल टू 8। सो आप यहाँ पे 8x1 का जो है वो मक्स यूज़ कर सकते हैं। तीन इनपुट जो हैं वो आपके पास यूज़ हो जाएंगी एज ए स्विचिंग सर्किट, और जो रिमेनिंग वन है उसको हम एज ए इनपुट पे अप्लाई करेंगे। और चूँकि यहाँ पे ये 8 × 1 है, तो हमारे पास 8 इनपुट्स की जगह मौजूद हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम वही टेक्निक जो हमने 4x1 के लिए यूज़ की है, सेम वही पैटर्न यहाँ पे भी यूज़ होगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो D है हमने उसको अप्लाई करके देखा यहाँ पे, तो आपने देखा कि जो D की वैल्यू है वही आपकी F की वैल्यू है। तो हमने ज़ीरो के ऊपर जो है रीजन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। सो रीजन 0 के अंदर आप देखेंगे जो D की वैल्यू है वही आपकी F की वैल्यू है। सो आप एज इट इज़ D को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। जो रीजन 1 है उसके अंदर आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि आपके पास जो वैल्यू D की है वही आपके पास F की है। सो यहाँ पे भी आप एज इट इज़ D को अप्लाई कर सकते हैं। सो ये आप देखें आपका यहाँ पे भी D अप्लाई हो गया। जहाँ पे आपने नेक्स्ट रीजन में देखेंगे तो वहाँ पे आपकी वैल्यू जो है वो जो D की वैल्यू है उसकी ऑपोजिट वैल्यू जो है आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। सो दैट मीन्स आप यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू को अप्लाई कर दें जो कि आपके D की है। नेक्स्ट आप रीजन 3 देखेंगे तो यहाँ पे आपकी वट एवर द वैल्यू ऑफ D इज़, आपकी जो आउटपुट है वो ज़ीरो है। सो आप इसको ग्राउंड कर दें सिंपल। सो आपने क्या किया, आपने एज इट इज़ को ग्राउंड कर दिया। नेक्स्ट रीजन में भी आप देखेंगे तो आपकी वट एवर द वैल्यू ऑफ ज़ीरो इज़, आपकी आउटपुट जो है वो ज़ीरो ही है। तो आपने सेम एज इट इज़ ही आपने 4 को भी अप्लाई कर दिया। तो नेक्स्ट आप देखेंगे तो आपकी जो वैल्यू D की है वही वैल्यू आपकी F की है। सो दैट मीन्स कि आपकी वैल्यू जो 0, 1 आ रही है वही यहाँ पे आ रही है। तो आपने D की वैल्यू को आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया एज इट इज़। नेक्स्ट रीजन के अंदर आपको नज़र आएगा कि आपकी वैल्यू जो मर्ज़ी D की हो, लेकिन आपकी जो आउटपुट जनरेट हो रही है वो 1 है। तो आपने क्या किया, आपने इसको एक वोल्टेज सप्लाई अप्लाई कर दी। और इसी तरीके से आपको चीज़ नज़र आएगी लास्ट केस के अंदर भी कि यहाँ पे भी आपकी वट एवर द वैल्यू इज़ ऑफ योर D, आपकी आउटपुट जो है वो 1 ही आ रही है। तो आपने यही सेम कॉम्बिनेशन जो है वो 7 को भी अप्लाई कर दिया। सो इस तरीके से आप जो है वो 4 इनपुट का जो हमारे पास कॉम्बिनेशनल ट्रुथ टेबल है उसको आप मक्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, आप ये काम भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक बड़ा सर्किट है तो आप उसको छोटे सर्किट्स के अंदर डिवाइड कर लें। सपोज़ आपके पास एक मक्स ए है जिसके अंदर आप जो है वो 3 इनपुट्स को यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ के एक सेलेक्टर स्विच, सॉरी 2 इनपुट आ गई आपकी, एक सेलेक्टर स्विच में चली गई और एक से आपने इनपुट को जो है वो टैकल कर लिया। सो यहाँ पे आप मक्स ए जो है उसको यूज़ कर रहे हैं और दूसरे के अंदर आपके पास जो है वो 4 इनपुट्स आ गई और साथ आपका सेलेक्टर आ गया। सो ये भी आपका होगा और ये दोनों मिल के आपके एक बड़े फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। सो दैट मीन्स कि आपने दो को यूज़ करते हुए या एक बड़े फंक्शन को छोटे यूनिट्स में डिवाइड करके यूज़ कर लिया। इसी तरह की आपको जो एग्जांपल दी गई है या असाइनमेंट दी गई है कि आप इसको फुलफ़िल करके देखें कि आपके पास 8x1 है, वो तो आपके खैर था। तो मल्टीप्लेक्सर के लिए ये आपका जो है ये मल्टीप्लेक्स दोनों के लिए आपको टैकल कर सकते हैं कि आप मक्स को भी यूज़ कर सकते हैं सिंपल, कि अगर आपका वो बड़ा मक्स है तो आप छोटे मक्सेस को यूज़ करते हुए बड़े मक्स का जो है वो फंक्शन को परफॉर्म कर लें। या फिर अगर आपका कॉम्बिनेशनल टेबल है उस कॉम्बिनेशनल टेबल को भी जो है वो आप डिवाइड कर सकते हैं छोटे दो टेबल्स के अंदर और उसको आप जो है वो कंबाइन करके जो है वो मेजर जो आपका फंक्शन है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और चीज़ जो अवेलेबल है दैट इज़ योर 3 स्टेट गेट। 3 स्टेट गेट क्या चीज़ होती है? आपने अभी तक जो चीज़ देखी है कि आपकी आउटपुट या 0 होती है या 1 होती है।
लेकिन जब हम थ्री स्टेट की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास जो चीज़ है दैट इज़ योर इनेबलिंग। अगर आप गेट को इनेबल करेंगे तो आपको जो है आउटपुट में ज़ीरो या वन मिलेगा। सो दैट मीन्स के या अगर आपको इनेबल करेंगे तो आप वो आउटपुट जो है वो आउटपुट में मिलेगी, नहीं तो हाई इम्पिडेंस की वजह से आपकी आउटपुट ही जनरेट नहीं होगी। सो अगर आपने इस गेट को एक्टिवेट करना है सो आपको जो है इनेबल को एक्टिवेट करना पड़ेगा। फिर आपकी जो इनपुट है विच इज़ ए, वो अगर ज़ीरो है तो वो आपको बाहर ज़ीरो मिलेगी, और अगर आपके पास यहाँ पे वन है तो आउटपुट में वन मिलेगा, नहीं तो वो आपकी आउटपुट में नहीं जाएगा। अब इसके लिए आपके पास दो कॉम्बिनेशंस मौजूद हैं, एक ये आपका कॉम्प्लीमेंटेड है और ये एक सादे वाला है। कॉम्प्लीमेंटेड में ये है कि अगर आप यहाँ पे वन देंगे तो कॉम्प्लीमेंटेशन की वजह से ये ज़ीरो हो जाएगा, और जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो आपके पास जो वैल्यू है विच इज़ दिस वन जो आपने अप्लाई की थी वो आपकी हाई इम्पिडेंस में कन्वर्ट हो जाएगी, और क्योंकि ये ज़ीरो हो चुकी है आपकी ई की वैल्यू, तो उसकी वजह से आपकी आउटपुट जो है वो आउटपुट में नहीं जाएगी। इसी तरह लेकिन जो दूसरा कॉम्बिनेशन है, अगर आप यहाँ पे वन अप्लाई करेंगे तो आपके गेट को भी एक्टिवेशन मिलेगी, जिसकी वजह से आपकी ए की वैल्यू जो है वो आउटपुट में चली जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे ज़ीरो अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये ज़ीरो हो जाएगा और गेट डीएक्टिवेट हो जाएगा, और यहाँ पे हाई इम्पिडेंस जो है हमें आउटपुट में वो नज़र आएगी। अब इसी तरह अगर आप यहाँ पे चीज़ देख सकते हैं कि हम यहाँ पे थ्री स्टेट गेट को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। सपोज़ कि अगर हम यहाँ पे सेलेक्टर स्विच है और हमने यहाँ पे जो है थ्री स्टेट गेट लगाया हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये थ्री स्टेट गेट है। अगर आपकी वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे वन देते हैं तो वैल्यू वन आई यहाँ पे और वैल्यू वन आई यहाँ पे। चूँकि ये एक बफर लगा सॉरी एक इन्वर्टर लगा हुआ है तो इन्वर्टर इसको ज़ीरो कर देगा, और जब ये ज़ीरो होगा तो आपकी ए वट एवर इज़ ए वो यहाँ पे हाई इम्पिडेंस की वजह से यहीं पे एंड हो जाएगी। लेकिन जब आप बी की तरफ देखते हैं, चूँकि हमारे पास यहाँ पे वन था और वो आगे जो है थ्री स्टेट गेट के ऊपर भी वन गया, तो ये वाला गेट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और हमारे पास जो आउटपुट है वो बी हमें आउटपुट में रिसीव होगी, और वो वाई के ऊपर भी बी ही जाएगी। सो आप इसको यहाँ पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर 2x1, और 4x1 के अंदर भी हम इसी कॉम्बिनेशन को यूज़ कर सकते हैं कि हमारा सेलेक्टर जो है वो जो 2x1 का डिकोडर है उसको हम यूज़ करें, और इसकी कनेक्टिविटी जो है हम इसकी इनेबलिंग के साथ कनेक्ट कर दें। सो जिसके साथ भी जिसको भी एक्टिवेट करेगा हमारा डिकोडर, उसको जो है आपकी थ्री स्टेट गेट जो है वो उसको एक्टिवेट कर देगा, और वही वैल्यू ऑफ योर इनपुट विल बी प्रेजेंटेड इन योर आउटपुट। सो अगर आपका 2x1 जो है वो ज़ीरो को एक्टिवेट करता है तो आपके पास जो यहाँ पे आउटपुट मिलेगी दैट विल बी आई ज़ीरो। बाइनरी डिकोडर क्या होता है? बाइनरी डिकोडर हमारे पास ये होता है कि अगर हमारे पास n इनपुट्स हों तो हमारे पास जो नंबर ऑफ आउटपुट्स होंगी दैट विल बी 2⁻n। तो दैट मीन्स कि अगर हमारे पास टू इनपुट्स हों तो हमारे पास जो आउटपुट जनरेट होंगी दैट विल बी इज इक्वल टू 4। लेकिन चीज़ ये है कि एट ए गिवन पॉइंट किसी एक पॉइंट के ऊपर ही हमारी आउटपुट जनरेट होगी। लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास ये वाली बिट जो है वो एक्टिव वन है तो इसी के ऊपर हमें एक्टिव सिग्नल मिलेगा, बाकियों पर रिसीव नहीं होगा। लेट्स सी कि अब हमारे पास यहाँ पे 2x4 का बाइनरी डिकोडर मौजूद है, तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ इनपुट्स हैं दैट इज़ 2, लेकिन इसके जो कॉम्बिनेशन है वो 4 है। सो अब हमने डिफ़ाइन करना है कि किस इनपुट कॉम्बिनेशन के ऊपर हमें कहाँ पे आउटपुट रिसीव होगी। सो हमने कहा कि अगर 0 0 है तो हमें F0 हमें एक्टिव मिले, x, y हो तो हमें F1 जो है वो एक्टिव मिले,
10 पे F2 को ऑक्टेव मिले और 11 के ऊपर F3 एक्टिव मिले। तो हम ये करेंगे कि हमारे पास चूँकि 4 हैं आउटपुट्स, तो हमने इनके 4 गेट्स लगा लिए, एक ये, 2, 3 और 4। तो जो कॉम्बिनेशंस हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, लेट्स सी यहाँ पे 1 1 के ऊपर हमें F3 की आउटपुट मिल रही है, तो ये हमारे पास है F3। तो हमने Y को जो है, अगर आप देखेंगे Y हमारे पास आ रहा है ये, और X आ रहा है ये। तो ये डायरेक्टली जो है इसको अप्लाई हो रहा है। जबकि अगर आप देखेंगे कि हमारे पास, क्योंकि ये जो पहला कॉम्बिनेशन था ये था दोनों का कॉम्प्लीमेंटेड, तो आपको यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंटेड नज़र आएगी चीज़, आप ये देख सकते हैं कि ये Y भी एज ए कॉम्प्लीमेंटेड गया है और X भी यहाँ से कॉम्प्लीमेंटेड ही यहाँ से गया है। तो ये दोनों जब यहाँ पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इस गेट को एक्टिवेट कर देंगे और हमारे पास यहाँ पे आउटपुट रिसीव हो जाएगी। तो ये आउटपुट जो है आपके किसी एक वक्त में किसी एक गेट को एक्टिवेट करेगी, या आपको F0 मिलेगी, या F1, या F2, या F3। इनमें से मोर देन वन एक वक्त में एक्टिव नहीं होंगे। इसी तरह अगर आप इसका बड़ा कॉम्बिनेशन बनाना चाहें विच इज़ 3 क्रॉस 8, तो कॉम्बिनेशन की टेक्निक हमारे पास बिल्कुल वही रहेगी। इनपुट हमारे पास 3 है और एक वक्त में सिर्फ एक वैल्यू ही हमारी यहाँ पे जो है वो एक्टिवेट हो रही है, और जिस कॉम्बिनेशन के ऊपर वो एक्टिवेट हो रही है वो कॉम्बिनेशन जो है वो हम अप्लाई कर देंगे फॉर अ पर्टिकुलर गेट। सो F0 के ऊपर देखेंगे तो ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो कॉम्प्लीमेंटेड हमारे पास आ रही होंगी। ये एक, इसी तरह ये दूसरी Y की, और इसी तरह ये तीसरी Z की। सो आप ये देख सकते हैं कि ये यही कॉम्बिनेशन जब एक्टिवेट होगा तभी हमारे पास ये वाला गेट एक्टिवेट होगा, वरना किसी और पोजीशन पे ये एक्टिवेट नहीं होगा। आपको हमें अगर ये इसको इम्प्लीमेंट करना हो तो हमारे पास ये आपको बिल्कुल बहुत चीज़ें मौजूद हैं कि हम मुख्तलिफ़ कॉम्बिनेशन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। एनी n वेरिएबल लॉजिक फंक्शन कैन बी इम्प्लीमेंट यूजिंग अ सिंगल n टू टू रेस्ट पावर n डिकोडर टू जनरेट अ मिनटर्म। जिस तरह आपने पीछे मक्स को यूज़ करते हुए देखा था कि आपने जो है एक फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया था, उसी तरह आप डिकोडर को यूज़ करते हुए भी आप अपना कोई भी फंक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो कैसे है वो भी हम देखते हैं। लेट्स सी कि हमारे पास ये एक 3 into 8 का जो है हमारे पास डिकोडर मौजूद है। सो अगर मैं इनको कंसीडर कर लूँ कि आपका जो फुल एडर होता है उसके अंदर 3 इनपुट्स होती हैं, दो आपकी, लेट्स सी इसको हम कहते हैं ए, ये आ गई बी, और ये आपकी आ गई सी इन। तो आपका जो नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो, क्योंकि 3 इनपुट्स हैं तो वो 8 कॉम्बिनेशंस ही बनेंगे। तो हमें इस कॉम्बिनेशन के ऊपर कैरी की वैल्यू क्या आएगी वो हमें पता है, वो हमने फुल एडर के थ्रू हमने देखा हुआ है कि हमारा सी इन जो है वो वैल्यूज़ क्या जनरेट करेगा, और इसी तरह हमारी सम की वैल्यूज़ क्या होंगी वो हमारे पास आ गया है। तो आप यहाँ से इसको यूज़ करते हुए आप देख सकते हैं कि हमारा एक कॉम्बिनेशन है, ये हमारा पॉइंट बनता है 0, ये है 1, ये है 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। सो आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो सम है वो यूजिंग 1, 2, 4 एंड 7। सो आपने यहाँ से 1, 2, 4 एंड 7 को यूज़ किया और उससे आपने इनको कंबाइन करके आपने एक और गेट लगाया इन तमाम वैल्यूज़ को, और उससे आपने सम जनरेट कर लिया। इसी तरीके से आप देखते हैं कि कैरी के लिए आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो है कॉम्बिनेशन 3, 5, 6 एंड 7। सो आपने यहाँ से 3, 5, 6
एंड 7, इन चारों को आपने और किया और आपने इसको और करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी दैट विल बी कैरी। सो आप डिकोडर को यूज़ करते हुए भी आप किसी फंक्शन को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे फुल एडर को इम्प्लीमेंट किया है। इसी तरह आप यहाँ पे फुल सब्ट्रैक्टर को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हाफ एडर और हाफ सब्ट्रैक्टर को भी कर सकते हैं। ये आपके पास जो स्टैंडर्ड डिवाइस अवेलेबल है मार्केट में, या आप कह सकते हैं आईसी अवेलेबल होता है फॉर 74 विच इज़ 74138। दिस इज़ अ 3 to 8 डिकोडर। ये इसकी पैकेज फॉर्म है और इसको आप यूज़ करके देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो आपके कौन सी पिन पे आपको डाटा इनपुट मिल रही हैं और कहाँ पे आपको आउटपुट मिल रही हैं। सो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि ये हमारे पास जो हैं, ये हमारे पास आउटपुट्स अवेलेबल हैं और एक हमारे पास यहाँ पे आउटपुट अवेलेबल है। ये हमारे पास इनपुट्स हैं 3 विच इज़ ए बी एंड सी, और ये हमारे पास इनेबलिंग जो है वो पिन्स अवेलेबल हैं जो आपके डिवाइस को इनेबल करती हैं। इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपने नैंड टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अपने गेट को इम्प्लीमेंट करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं। तरीक़ेकार वही है, आप चूँकि एंड कर रहे थे, यहाँ पे नैंड उसका ऑपोजिट है। तो जहाँ जहाँ पे आपने जो है वो वैल्यूज़ को आउटपुट करवाना है वहाँ पे आप 1 की जगह 0 कर दें और बाकियों को 1 कर दें, वो ऑटोमेटिकली वही चीज़ आपकी आउटपुट में आ जाएगी। यहाँ पे आपको डबल एक्स इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि आपकी इनेबल जो है वो जब 1 होगी, यहाँ पे जैसे अब आपकी इनेबल 1 होगी तो ये आपके आउटपुट में यहाँ पे 0 हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी सारी डिवाइसेस डीएक्टिवेट हो जाएंगी। सो वट एवर द कंडीशन ऑफ ए एंड बी, आपको आउटपुट जो है वो जनरेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपकी ई पे 1 आने की वजह से आपकी जो भी आउटपुट है वो सारी 1 हो गई है और आपको जनरेट नहीं होगी। सो अगर आपने ई को 0 करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट विल बी 1, और उसकी वजह से हमारे पास तमाम डिवाइसेस जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी और उनकी एक्टिवेशन की वजह से आप जो है अब इस डिवाइस से अपनी आउटपुट जो है वो जनरेट कर पाएंगे। सो यहाँ पे आप देखते हैं कि आपके पास दो आपने जो बनाना है वो बेसिकली डिकोडर बनाना है 4 to 16 का, लेकिन आपके पास जो अवेलेबल डिकोडर है दैट इज़ 3 to 8। सो आप 3 to 8 को यूज़ करते हैं 4 to 16 का कैसे बनाएंगे। आपके पास 3 to 8 की जो डिकोडर है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर 3 इनपुट हैं और इसके अंदर भी 3 इनपुट गई हैं। सो 3 इनपुट तो हमारे पास कॉमन हो गई। आपने एक्स वाई और जी को दोनों के अंदर जो है आप ये देखते हैं कि आपकी ये पास इसमें भी चला गया है और यही वैल्यूज़ इसमें भी चली गई, लेकिन आपको जो आउटपुट मिलेगी वो 8 होंगी इससे और 8 होंगी इससे। अब एक जो आपकी चौथी है उससे आपने इसकी सेलेक्टिविटी कर ली है कि आप डिवाइस 1 को एक्टिवेट कर रहे हैं या डिवाइस 2 को एक्टिवेट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ से 0 करेंगे W को, अगर आप यहाँ पे 0 देते हैं W को तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और 1 होने की वजह से ये जो है डिवाइस 1 जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी और डिवाइस 2 जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। सो आपको जो आउटपुट मिलेगी वो इस डिवाइस से मिलेगी विच इज़ D0 to D7। लेकिन अगर आप यहाँ पे W को 1 कर देते हैं तो उसकी वजह से ये डिवाइस जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी और ये वाली डिवाइस एक्टिवेट हो जाएगी। तो आपको अब एक अलहदा 8 कॉम्बिनेशन मिलेंगे विच इज़ फ्रॉम D8 to D15। सो इस तरीके से हम 3 into 8 को यूज़ करते हुए 4 into 16 का डिकोडर बना सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो टोटल इनपुट्स हैं वो हैं 3 ये और 1 ये 4। ये जिस तरह हमने पहले फंक्शन के अंदर किया था कि हमने एक को अलहदा यूज़ कर लिया था, यहाँ पे भी हम तकरीबन वही काम कर रहे हैं जिस तरह हमने मक्स के अंदर किया था कि हम एक पिन को जो है वो सेलेक्टिविटी के लिए यूज़ कर लिया है फॉर डिवाइस 1 और डिवाइस 2, और बाकी को जो है वैल्यूज़ को हमने एज एन इनपुट जो है वो डिवाइस के लिए अप्लाई कर दिया है। होपफुली आपको समझ आया होगा। इसी तरह हमारे पास इनकोडर होता है। ये इनकोडर जो है ये डिकोडर की ऑपोजिट फॉर्म है। जिस तरह हम डिकोडर के अंदर जो है वो n से 2n आउटपुट जनरेट करते हैं, इनकोडर के अंदर हमारे पास 2 raised power n इनपुट्स होती हैं, लेकिन जो आउटपुट है वो हमारे पास n जो है वो
जनरेट होती हैं। लेट्स सी कि अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ़ इनपुट्स हैं वो 8 हैं, सो अगर हमारे पास ये 8 इनपुट्स हैं तो हमारे पास ऑटोमेटिकली जो n की वैल्यू बनेगी वो बनेगी 3। सो आपके पास जो आउटपुट जनरेट होंगी वो 3 होंगी, y1 y2 एंड y3। इसका इम्प्लीमेंटेशन तरीक़ेकार फिर वही है कि एक वक्त में एक ही वैल्यू जो है वो आपकी एक्टिवेट हो रही है। तो आप देखते हैं कि एक वक्त में आपने सिर्फ एक को ही लगाया हुआ है, जिस कॉम्बिनेशन को आपने लगाया हुआ है वही कॉम्बिनेशन जो है वो आपके पास जो है वो जिस तरीके से आपने इनको इनपुट्स को एक्टिवेट कर रहे हैं उसी तरीके से आपकी जो 3 आउटपुट की इक्वेशंस हैं वो बनेगी। सो आप यहाँ पे जिस तरह हम जनरली ट्रुथ टेबल बनाते हैं कि हम आउटपुट को समराइज़ करते हैं, तो आप देखते हैं कि ये 4 पॉइंट वो हैं जहाँ पे आपकी आउटपुट जो है y2 जो है वो एक्टिवेट हो रही है। सो आप इस वैल्यू को, इस वैल्यू को, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को कंबाइन करेंगे फॉर y2। आपको y0 नज़र आ रहा है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। सो आप 7 को, उसके अलावा 5 को और 3 को और यहाँ पे 1 को, इनको आप कंबाइन करेंगे तो आपकी y0 जो है वो आउटपुट में अपनी वैल्यू शो करेगी। और इसी तरह जब आप y1 को देखेंगे तो ये कॉरस्पॉन्डिंगली सेम वही बिहेवियर आपको यहाँ पे भी नज़र आएगा। अब बात आती है प्रायोरिटी इनकोडर। प्रायोरिटी इनकोडर और आम इनकोडर में फ़र्क ये है कि उधर आपके लिए जो हम सादा इनकोडर की बात करते हैं उसमें जब आपका एक ख़ास कॉम्बिनेशन आ जाता है तो आपका जो है वो आपकी आउटपुट जो है वो जनरेट हो जाती है। लेकिन जब हम प्रायोरिटी इनकोडर की बात करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी हायर वैल्यूज़ जो हैं वो डीएक्टिवेटेड हों। सो दैट मीन्स कि अगर मुझे जो है H4 को एक्टिवेट करना है तो उसके लिए लाजमी है कि उससे हायर अप जो है विच इज़ I5, I6 एंड I7, ये तीनों के तीनों जो हैं वो एक्टिवेट ना हो। तो इसलिए आपको यहाँ पर नज़र आएगा, बाकियों में हमने डायरेक्टली उनकी आउटपुट्स को यूज़ किया था, लेकिन इसके अंदर हम उनकी कॉम्प्लीमेंटेड हायर वैल्यूज़ को भी ऐड ऑन करेंगे। सो दैट मीन्स कि जब तक ये हायर वैल्यूज़ जो हैं वो डीएक्टिवेट ना हो और हमारी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो एक्टिवेट ना हो, हमारा प्रायोरिटी इनकोडर जो है वो आउटपुट जनरेट नहीं करेगा। सो ये हमारे पास फ़र्क है एक सादे इनकोडर में और एक प्रायोरिटी इनकोडर के अंदर। सो दैट मीन्स कि अब आपके इनकोडर का हमारे पास काम क्या हो सकता है कि लेट्स से हमारे पास n नंबर ऑफ़ मशीन्स अवेलेबल हैं, उनको आपने किसी एक कंट्रोलर के साथ आपने अटैच किया हुआ है। तो आप एक एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी कोई एक मशीन जो है वो अलार्म जनरेट करती है, तो आप उसकी कॉरस्पॉन्डिंग इनकोडिंग के थ्रू कंट्रोलर को बताएंगे कि आपकी मशीन जो है वो अलार्म जनरेट कर रही है और उसकी वजह से आपको बहुत सारा हार्डवेयर जो है, कंट्रोलिंग हार्डवेयर रिक्वायर्ड नहीं होगा। आपके पास डायरेक्टली इनकोडर एक पर्टिकुलर वैल्यू बता देगा कि ये मशीन जो है वो आपको तंग कर रही है या इस पे फॉल्ट आया है, तो उसके अगेंस्ट आपका कंट्रोलर जो है वो एक्शन जनरेट करेगा और वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फॉर योर मशीन। आप उसको रीस्टार्ट करना है, आपने उसको क्लोज़ करना है, कोई एमरजेंसी एक्शन परफॉर्म करना है, तो आप इस तमाम काम उसके अगेंस्ट कर सकते हैं। होपफुली ये आपको आज समझ आया होगा।